कभी आपने सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर कितनी दुनिया छुपी हुई है। हम रोज सोचते हैं, फैसले लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम कभी सच में समझ ही नहीं पाते। यही वह रहस्यमय हिस्सा है जिसे कार्ल युंग अवचेतन मन कहते हैं। कार्ल युंग केवल एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे इंसानी आत्मा के खोजी थे। उनका मानना था कि इंसान के अंदर केवल तर्क और विचार नहीं होते, बल्कि गहरी प्रतीकात्मक दुनिया भी होती है। सपनों, कल्पनाओं और रहस्यमय अनुभवों की दुनिया। एक समय ऐसा आया जब युंग खुद एक गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। बाहर से वे सफल थे, सम्मानित थे, लेकिन अंदर बहुत उथल पुथल चल रही थी। उन्हें महसूस होने लगा कि अगर वे अपने अंदर की आवाज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो शायद वे खुद को खो देंगे। यहीं से शुरुआत हुई उनकी अनोखी यात्रा की। उन्होंने अपने मन की गहराइयों में उतरने का फैसला लिया, लेकिन यह सामान्य ध्यान या आत्मविश्लेषण नहीं था। वे अपने सपनों, कल्पनाओं और प्रतीकों को बहुत गंभीरता से देखने लगे। जब भी उनके मन में कोई गहरी छवि या कहानी उभरती, वे उसे लिख लेते, चित्र बनाते और उसे समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे ये सब एक विशाल किताब का रूप लेने लगा, जिसे बाद में दुनिया ने द रेड बुक के नाम से जाना। ये किताब किसी उपन्यास की तरह नहीं है, ये युंग की आत्मा की डायरी है। इसमें उन्होंने अपने अंदर होने वाली बातचीत, अपने सपनों के पात्रों से मुलाकात और अपने डर और सच्चाइयों का सामना लिखा है। जब हम इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये एहसास होता है कि इंसान का मन केवल विचारों से नहीं बना है। हमारे अंदर कई आवाजें होती हैं। कभी कोई डर बोलता है, कभी कोई उम्मीद, कभी कोई पुरानी याद। यूं कहते थे कि अगर हम इन आवाजों को दबाते रहते हैं तो वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी ताकत बन सकती हैं। इस किताब में युंग ने अपने मन के कई प्रतीकों का सामना किया। कभी उन्हें लगा कि वे किसी रहस्यमय जगह पर खड़े हैं, जहां उनके सामने अलग अलग पात्र आ रहे हैं। ये पात्र असली लोग नहीं थे, बल्कि उनके अवचेतन मन के हिस्से थे। कभी कोई बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति सामने आता जो उन्हें गहरी बातें समझाता। कभी कोई छाया जैसी आकृति सामने आती जो उनके डर और कमजोरी का प्रतीक होती। युंग ने इन सबसे भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर पात्र से बातचीत की, उसे समझा और ये देखने की कोशिश की कि वह उनके मन के किस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं से उनका एक बहुत बड़ा विचार सामने आया, शैडो, यानी इंसान की छाया। युंग के अनुसार हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। यह हिस्सा हमारे डर, गुस्से, ईर्ष्या और उन सभी भावनाओं से बना होता है जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम जितना इन भावनाओं को दबाते हैं, वह उतनी ही ताकत से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसीलिए युंग कहते थे कि असली आत्मविकास तब शुरू होता है जब इंसान अपनी छाया को पहचानने लगता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि अपनी कमजोरियों को देखना हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तव में पूरे इंसान बनते हैं। द रेड बुक हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी सफलता की यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है। हमें अपने मन के अंधेरे हिस्सों से भी गुजरना पड़ता है। युंग ने यह भी महसूस किया कि हमारे सपने केवल चित्र नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन के संदेश होते हैं। कई बार सपनों में जो प्रतीक दिखाई देते हैं वे हमारे अंदर चल रही गहरी भावनाओं का संकेत होते हैं। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो वे हमें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं।
धीरे धीरे यूं को ये एहसास होने लगा कि इंसान का मन केवल व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं बना है। हमारे अंदर एक सामूहिक अवचेतन भी होता है, एक ऐसी गहरी मानसिक विरासत जो पूरी मानवता में साझा होती है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों की कहानियों, मिथकों और धर्मों में कई समान प्रतीक दिखाई देते हैं। यानी हमारे अंदर केवल हमारा व्यक्तिगत इतिहास नहीं, बल्कि मानवता का भी इतिहास छुपा है। द रेड बुक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही मन की भूल भुलैया में चल रहा हो। कभी रास्ता साफ दिखाई देता है, कभी अंधेरा होता है, लेकिन हर कदम पर कोई नया सच सामने आता है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें ये समझाती है कि अपने अंदर की दुनिया से भागना नहीं चाहिए। अगर हम साहस के साथ उसे देखने की कोशिश करें तो वही दुनिया हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचा सकती है। यही यात्रा आगे और गहरी होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे युंग अपने मन के और गहरे हिस्सों में उतरते हैं, उन्हें ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य तर्क से परे हैं, और वहीं से उनकी समझ पूरी तरह से बदलने लगती है। जब हम द रेड बुक को समझने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि कार्ल यूंग केवल अपने विचार नहीं लिख रहे थे, बल्कि वे सच में अपने ही मन के भीतर उतरकर वहां की दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे थे। सोचो, आमतौर पर जब हमारे मन में कोई अजीब विचार आता है, कोई डरावना सपना आता है या कोई अजीब कल्पना आती है, तो हम उसे जल्दी से भूल जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये सब बेकार है या शायद हमारे दिमाग की गड़बड़ी है। लेकिन युंग ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने इन अनुभवों से भागने की बजाय उनके पास जाने का फैसला किया। वे अपने मन में आने वाली हर गहरी छवि को बहुत गंभीरता से लेने लगे। कई बार उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वहां उन्हें अजीब अजीब पात्र दिखाई देते, जैसे कोई पुराना ज्ञानी व्यक्ति, कोई योद्धा, कोई रहस्यमय स्त्री, या कभी कभी कोई डरावनी छाया। अब अगर कोई साधारण इंसान होता तो शायद वह डर जाता और कहता कि ये सब कल्पना है। लेकिन युंग ने इन सबको एक संदेश की तरह देखा। उन्हें लगा कि ये सब उनके अवचेतन मन के हिस्से हैं जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इंसान का मन कई परतों से बना होता है। सबसे ऊपर वह हिस्सा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, तर्क, सोच, फैसले लेना। लेकिन उसके नीचे कई गहरी परतें हैं जहां हमारी पुरानी यादें, भावनाएं और अनुभव छुपे होते हैं। और उससे भी गहरी एक परत होती है जिसे युंग ने सामूहिक अवचेतन कहा। इसका मतलब यह है कि कुछ प्रतीक और अनुभव केवल हमारे व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता के अनुभवों से जुड़े होते हैं। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देशों की कहानियों में कई बार एक जैसे प्रतीक मिलते हैं, जैसे किसी बुद्धिमान गुरु का पात्र, किसी नायक की यात्रा, या अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ने की कहानी। यूं को लगा कि ये सब केवल संयोग नहीं है, ये हमारे मन की गहरी संरचना का हिस्सा है। इस खोज के दौरान उन्होंने अपने अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी, मन का संतुलन। हमारे अंदर हमेशा दो तरह की शक्तियां काम करती रहती हैं। एक तरफ वह हिस्सा जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, नियमों में जीना चाहता है, समाज के अनुसार चलना चाहता है। दूसरी तरफ वह हिस्सा जो स्वतंत्र होना चाहता है, नए अनुभव चाहता है, अपने असली रूप में जीना चाहता है। कई बार ये दोनों हिस्से आपस में टकराते हैं और यही टकराव हमें बेचैन कर देता है। यूं के साथ ये भी हो रहा था। बाहर की दुनिया में वे एक सम्मानित डॉक्टर और विचारक थे, लेकिन अंदर उन्हें लग रहा था कि उनका मन कुछ और खोज रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे अपने अंदर की इस आवाज को दबाते रहें तो वे अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने मन के हर अनुभव को स्वीकार करना शुरू किया। वे अपने सपनों को लिखते, अपने अंदर आने वाले प्रतीकों के चित्र बनाते और उन पर ध्यान करते।
धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया एक गहरी आत्म यात्रा बन गई। इस यात्रा में एक बहुत रोचक विचार सामने आया, व्यक्तित्व का एकीकरण। इसका मतलब यह है कि इंसान तब तक पूरी तरह संतुलित नहीं हो सकता जब तक वह अपने मन के सभी हिस्सों को स्वीकार नहीं कर लेता। हम अक्सर अपने अच्छे गुणों को अपनाते हैं और बुरे या कमजोर हिस्सों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूंग का कहना था कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम अपने किसी हिस्से को दबाते हैं तो वह अंदर ही अंदर और ताकतवर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हमेशा अपने गुस्से को दबाता रहे तो एक दिन वही गुस्सा अचानक बहुत तीव्र रूप से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर वह अपने गुस्से को समझने की कोशिश करे, ये क्यों आता है, कब आता है, तो वह धीरे धीरे उस पर कंट्रोल कर सकता है। यही आत्म समझ की शुरुआत है। द रेड बुक में कई जगह यूंग अपने ही मन के पात्रों से बात करते दिखाई देते हैं। ये पढ़ते समय थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल में वे अपने अंदर के अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे थे। कभी उन्हें कोई ऐसा पात्र मिलता जो बहुत शांत और बुद्धिमान होता, वह उन्हें धैर्य और समझ की बातें बताता। कभी उन्हें कोई ऐसा पात्र मिलता जो अंधेरे और डर का प्रतीक होता। इन सब के बीच यूंग ने यह महसूस किया कि इंसान का असली विकास तब होता है जब वह अपने अंदर की पूरी दुनिया को देखने का साहस करता है। ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने भ्रमों को देखना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर कोई इस रास्ते पर चलने का साहस कर ले तो वह अपने अंदर एक गहरी शक्ति खोज सकता है। धीरे धीरे यूंग को यह समझ आने लगी कि इंसान का जीवन केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। असली यात्रा तो अंदर की होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर के संघर्षों को समझ लेता है तो वह जीवन को कहीं ज्यादा गहराई से जी सकता है। यही कारण है कि द रेड बुक को केवल मनोविज्ञान की किताब नहीं माना जाता। ये एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेज है। इसमें एक इंसान अपने ही मन के रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, यूंग को अपने मन के और भी गहरे प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। उन्हें समझ में आता है कि इंसान के अंदर केवल डर और संघर्ष ही नहीं, बल्कि रचनात्मक शक्ति भी छुपी हुई है। अगर हम अपने अवचेतन मन से जुड़ना सीख लें तो वही मन हमें नई कल्पनाएं, नई समझ, नई ऊर्जा दे सकता है। यही वह मोड़ है जहां से यूंग की पूरी सोच बदलने लगती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि इंसान का असली उद्देश्य केवल समाज के नियमों के अनुसार जीना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। और जब कोई व्यक्ति इस पहचान की यात्रा शुरू करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा लेने लगता है। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे यूंग अपने मन की और गहराई में उतरते हैं, उन्हें ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो उनके जीवन की समझ को पूरी तरह से बदल देते हैं। और वहीं से उनकी आत्म खोज की यात्रा अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। जब हम द रेड बुक को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि कार्ल यूंग केवल एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक यात्री की तरह अपने ही मन की गहराइयों में उतर रहे थे। और जितना गहरा वे उतरते गए, उतना ही उन्हें महसूस होने लगा कि इंसान का असली संघर्ष बाहर की दुनिया से कम और अपने अंदर की दुनिया से ज्यादा होता है। हम सब अपनी जिंदगी में एक चेहरा पहनकर चलते हैं। समाज हमें सिखाता है हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। धीरे धीरे हम उसी चेहरे को अपना असली चेहरा समझने लगते हैं। लेकिन यूं कहते हैं कि ये एक केवल सामाजिक मुखौटा है जिसे हम दुनिया के सामने पहनते हैं। इसके पीछे हमारा असली व्यक्तित्व छुपा होता है, जिसमें हमारी इच्छाएं, डर, सपने और भावनाएं होती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस असली हिस्से को पूरी तरह से दबा देते हैं। हम केवल वही बनकर रह जाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है। यूंग ने अपने अनुभवों के दौरान महसूस किया
कि अगर इंसान अपने असली स्वरूप से कट जाता है तो वह धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक असंतुलन की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए उनकी यात्रा का अगला चरण था अपने भीतर के हर हिस्से को पहचानना। उन्होंने महसूस किया कि हमारे अंदर एक एनिमा या एनिमस भी होता है, यानी हमारे व्यक्तित्व का वह पक्ष जो वह प्रीत ऊर्जा को दर्शाता है। एक पुरुष के अंदर भी एक कोमल भावनात्मक पक्ष होता है और एक स्त्री के अंदर भी एक मजबूत निर्णय लेने वाला पक्ष होता है, लेकिन समाज अक्सर हमें इन हिस्सों को छुपाने के लिए कहता है। युंग का मानना था कि जब तक इंसान अपने इन सभी पहलुओं को स्वीकार नहीं करता तब तक वह पूरी तरह संतुलित नहीं हो सकता। जीवन का असली विकास तब शुरू होता है जब हम अपने अंदर के विरोधाभासों को समझना शुरू करते हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान कई बार उन्हें गहरे और अजीब अनुभव हुए। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनके मन के अंदर अलग अलग पात्र उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये कोई साधारण कल्पना नहीं थी, बल्कि उनके अवचेतन मन का प्रतीकात्मक रूप था। इन अनुभवों को उन्होंने बहुत सावधानी से लिखा, चित्रों के रूप में भी व्यक्त किया और धीरे धीरे वही सब मिलकर एक विशाल और रहस्यमयी पांडुलिपि बन गया, वही जिसे आज हम द रेड बुक के नाम से जानते हैं। इस किताब को खास बनाने वाली बात यह है कि ये केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक इंसान की आंतरिक यात्रा का सजीव रिकॉर्ड है। इसमें डर है, भ्रम है, खोज है और अंत में एक गहरी समझ भी है। युंग को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि इंसान का मन केवल व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं बना होता। हमारे अंदर ऐसी शक्तियां और प्रतीक भी काम करते हैं जो हजारों साल पुरानी मानवीय परंपराओं से जुड़े हैं। इसी वजह से दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों की कहानियों, मिथिकों और धार्मिक प्रतीकों में कई समानताएं मिलती हैं। ये सब उस सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है जो पूरी मानवता को जोड़ता है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती गई, युंग ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता या पहचान पाना नहीं है। असली उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना,